गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एरिन्स के बारे में बात की थी। दोस्तों जब हैलो एरिन्स के बारे में हम लोग जान गए कि हैलो एरिन्स है क्या, तो अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे इसको प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। बात हम लोग करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स की, कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों हैलो एरिन्स। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स की, तो इसमें दो तरीके की बात करेंगे। पहला जो बात करेंगे दोस्तों बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन की बात करेंगे दोस्तों, और जो दूसरी बात हम लोग करेंगे बाय डायाजोनियम साल्ट की बात करेंगे। हम दो तरीके से यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। तो जो अभी हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं ये है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन की बात हो रही है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे पहला बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन की बात करेंगे दोस्तों। अब जब बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार का होता है। पहला, इसमें ए करके मैं दे रहा हूं, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन की बात हो रही है दोस्तों। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन हो गया। और जो दूसरी बात हो रही है दोस्तों वह है सेकेंड बी करके जो बात हम लोग करेंगे साइड चेन हैलोजिनेशन की बात करेंगे, हैलोजिनेशन की बात करेंगे दोस्तों। तो इतनी बात करेंगे तो जाकर के हम प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स हम लोग क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। चलो भैया अब देखते हैं कैसे होता है। अब इसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, पहले इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साइड चेन को पढ़ेंगे, फिर डायजोनियम साल्ट को पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले इसको मैं मिटा दूँ। ये तो मैंने आपको समझा दिया कैसे हम लोगों को स्टार्ट करना है इसको पढ़ने के लिए। इस हेडिंग वाइज हम लोगों को चलना है ताकि अच्छे से सारी बातों को हम समझ पाएँ दोस्तों। चलो भाई अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर हैलोजिनेशन की बात करते हैं दोस्तों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन की बात हो रही है दोस्तों। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन का मतलब हुआ दोस्तों जब भी हम लोग एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्टली हैलोजन का रिएक्शन कराते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ लिया न्यूक्लियर हैलोजिनेशन है ना, तो हमने लिया एरोमेटिक रिंग, एक ले लिया बेंजीन का एरोमेटिक रिंग ले लिया, और इस पे जब हम लोग डायरेक्टली हैलोजिनेशन कराए X2, यहाँ मैं एग्जांपल लूँगा Cl2 का, आसान होता है समझाना, तब जा कर के एक कंपाउंड बनेगा जिसको आप हैलो एरिन्स कहते हो, और वह आ जाता है दोस्तों यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ HCl एक बाहर चला जाएगा। ये बेंजीन है, मैंने इसको सर्कल में दिखा दिया है। चलो दोस्तों बार बार इस तरह से दिखाना थोड़ा टफ लगता है, सर्कल आसान होता है। तो ये हुआ। तो दोस्तों जब किसी एरोमेटिक रिंग पे हैलोजन का अटैक कराते हो तो हैलो एरिन्स बनता है। यहाँ मैंने क्लोरो एरिन्स बनाया है। तो यह जब अटैक होता है दोस्तों तो इसके लिए डार्क प्लेस की ज़रूरत होती है, रूम टेम्परेचर पे होता है। इसके लिए किसी लाइट की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। यह जब भी होता है वो किस पे होता है दोस्तों, रूम टेम्परेचर पे होता है। और इसके लिए एक कैटलिस्ट यहाँ हम लोग यूज करते हैं दोस्तों जिसको बोलते हैं एनहाइड्रस लेते हैं। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूँ तब मुझे लिखने में आसानी रहेगी। ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे बन गया आपका, थोड़ा ये बड़ा हो गया। तो हम लोग जो लेते हैं यह रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है और डार्क में होता है, पहली चीज़ जान लीजिएगा।
और यह एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं या FeCl3 लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो यह एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस AlCl3 है या जो FeCl3 है दोस्तों, यह लेविस एसिड होता है दोस्तों। लेविस एसिड का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है। अभी मैं यहाँ पर लेविस एसिड समझा दे रहा हूँ। एक AlCl3 का Al का 13 होता है दोस्तों, 283 Cl 3 साइड से जुड़ा हुआ है, Cl 3 साइड से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके 3 तो पूरे हो गए Al के, और क्लोरीन के 8 पूरा हो गए, लेकिन एल्यूमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह बाहर से कहीं से लेगा। इस प्रकार का जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है वह क्या होता है, लेविस एसिड होता है। और यह इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, यह इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं दोस्तों। इनकी बात मैं कर रहा था। हाँ, अब इस पे आते हैं। तो यहाँ हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 लेते हैं दोस्तों। तो यह क्यों लेते हैं, एक्चुअली यह क्या करता है, पूरा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने के नाते हम लोग यह लेते हैं, इनका यूज करते हैं। और यह एक लेविस एसिड है। और कैसे है ये लेविस एसिड मैंने आपको यहाँ बता दिया। ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाहर से कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेविस एसिड है। और यह एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पे, और यह पूरा रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे या डार्क में लिया जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब ये हो गया। अब थोड़ा रिएक्शन को और आगे एक्सप्लेन कर दें, एक और एग्जांपल ले लिया जाए दोस्तों। इसे मिटाने में थोड़ा टफ काम लगता है, ये बोर्ड पे जल्दी मिटता नहीं है मार्कर, पता नहीं क्यों। होगा, चलिए कोई बात नहीं। आइए, एरोमेटिक रिंग ब्रोमीन के साथ आप कराओ, ब्रोमीन के साथ भी आप कराओगे तो वही चीज है, एनहाइड्रस FeCl3 AlCl3 आपने लिया, HCl बाहर किया, और यहाँ पे आपका क्या बन गया दोस्तों, ब्रोमीन बन गया दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से जब यह ब्रोमीन बन गया तो आयोडीन का भी करते हैं। सॉरी, ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन है तो यहाँ पे यह Br3 हो जाएगा दोस्तों, FeBr3 हो जाएगा, AlBr3 हो जाएगा, AlBr3। Cl है से क्लोरीन वाला, क्लोरीन का अटैक कराते तो उसको लेते। तो चलो दोस्तों, FBr बाहर चला गया, एक्चुअली रटा हुआ है ना, Cl आसान होता है दोस्तों। जब आयोडीन के साथ ये रिएक्शन कराते हैं, आयोडीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं I2 के साथ, तो दोस्तों यहाँ तो बनेगा आयोडोबेंजीन, यह ब्रोमोबेंजीन था, यहाँ आयोडोबेंजीन बनेगा, और एक H और I, भाई जहाँ अटैक करेगा वहाँ का H और I पीछे हम बता ही चुके हैं आपको, बाहर जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि यह एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को अगर आपको कम करना है तो यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप दे दीजिए। अगर आप यह नहीं देंगे तो यह रिएक्शन रिवर्सिबल कर देगा, यह वापस कर देगा रिएक्शन को। मतलब अगर आप HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं देंगे तो यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम ऐसे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चलता जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा दोस्तों, अगर आप यह नहीं दिए तो। लेकिन यह दे देंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर देगा, उसको मैनेज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। कैसे मैनेज करता है मैं पीछे आपको बता ही चुका हूँ, Hi प्लस HiO3, और ये बन जाता है 3I2 प्लस 3H2O, यह आयोडीन बना देता है।
हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली रिएक्शन को कर सकते हैं दोस्तों। ये तो आयोडोबेंजीन था दोस्तों। अब इसी तरह से अगर आप फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं, फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। लेकिन हम लोग फ्लोरीन को बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ही एग्रेसिव वायलेंट होता है, नेचर का होता है, जिस कारण से उसको आसानी से बनाना मुश्किल होता है, इसलिए उसको यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये तो था आयोडीन के केस में मैंने बता दिया। एक चीज़ और बता दूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। हाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपका यही कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है, Cl है, और यहाँ पे आपको Cl2 का अटैक कराना है, जो कि यह एक्सेस में कर दिया, एक्सेस में अटैक कराना है दोस्तों। जब इस तरह का केस होता है, एक्सेस में अटैक कराएंगे, बाकी तो ये FeCl3 AlCl3 तो आप चलते हैं लेकर के, ये तो चलते जाएंगे। Br होगा तो FeBr3 AlBr3 हो जाएगा। आयोडीन के केस में HiO3 डाल देते हैं। तो दोस्तों, जब यह रिएक्शन होता है तो कंपाउंड ऐसे बनता है Cl एंड Cl, मतलब यह दूसरा पोजीशन आर्थो है। जो दूसरा पोजीशन है दोस्तों, वह क्या है? आर्थो। हमेशा 2 और 4 पोजीशन क्या होता है? आर्थो होता है। ये दूसरे पे है, तो इसका नाम आपने बोला 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या क्या बोला? आर्थो, आर्थो पे है डाइक्लोरोबेंजीन। चलो भाई, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन यह आर्थो पे ही अटैक क्यों किया? इसको तो मेटा पे भी अटैक करना चाहिए था और पैरा पे भी अटैक करना चाहिए था, किसी पे अटैक कर सकता, तो क्यों आर्थो पे अटैक किया? दोस्तों, नोट करके यह बात, मेरी बात सुनिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, नोट करके। किसी भी अटैकिंग रिएजेंट को आर्थो पे, या यहां लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6, किसी भी अटैकिंग रिएजेंट को आर्थो पे, मतलब 2 और 6 है, 4 और 6, 3 और 5 क्या होता है? मेटा, अब 4 क्या होता है? पैरा। दोस्तों देखो, किसी भी अटैकिंग रिएजेंट को आर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे जाना, इस बात पे डिपेंड करता है कि एरोमेटिक रिंग में जो ग्रुप है पहले से मौजूद, एरोमेटिक रिंग में जो पहले से मौजूद ग्रुप है, इसके इन्फ्लुएंस में कितना यह रहता है। मतलब एरोमेटिक जो रिंग है, एरोमेटिक रिंग पे जो ग्रुप आपका मौजूद है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव ग्रुप। इसी के इन्फ्लुएंस के आधार पे अटैकिंग रिएजेंट आर्थो, मेटा या पैरा पे जा सकता है। इसके डिपेंड, इसके यह बताता है, यह ग्रुप जो रिंग पे है वह बताता है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो इस आधार पे दोस्तों, इसको डायरेक्टिव ग्रुप कहते हैं। जो भी रिंग पे जो भी ग्रुप रहे, केवल Cl की बात नहीं कर रहा हूँ, रिंग पे जो भी ग्रुप होगा दोस्तों पहले से मौजूद, वह डायरेक्टिव ग्रुप होगा। वही बताएगा कि जो यह हाइड्रोजन है वह किस पोजीशन पे, आर्थो पे जाए। हाइड्रोजन नहीं, यहाँ कुछ भी रहे, हाइड्रोजन के अलावा यहाँ कुछ भी रहे, वह किस पोजीशन पे जाएगा, वह कौन बताएगा? रिंग पे होने वाला, पहले से मौजूद होने वाला डायरेक्टिव ग्रुप बताएगा दोस्तों। तो इस आधार पे कौन कौन लोग, अटैकिंग रिएजेंट की बात कर रहा हूँ, इस आधार पे कौन कौन अटैकिंग रिएजेंट हैं जो आर्थो और पैरा पे जाते हैं। कौन कौन से अटैकिंग रिएजेंट हैं दोस्तों जो आर्थो पे और पैरा पे जाते हैं, अब उनकी बात करते हैं। चलो भैया बात करते हैं। यहाँ पे देखो NH2, NHR, NHR, एक और H कम करो, NR2, NH2, चलो भाई OH, ये हो गया, कामा करके OH, ये बीच में कामा है दोस्तों, OH, फिर आप करेंगे एक और कामा करके OR, फिर कामा करके लिखेंगे आप R,
फिर कामा करके आप क्या लिखेंगे R, फिर कामा करके क्या लिखेंगे Cl, फिर कामा करके क्या लिखेंगे Br, फिर कामा करके क्या लिखेंगे I। तो दोस्तों ये लोग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये लोग यहाँ पे जो भी रहेगा इसके आधार पे ही इनका अटैक डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ग्रुप की जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो दोस्तों ये सारे ग्रुप क्या हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं दोस्तों। चलो भाई ये नोट का ये बात हो गई, नोट का ये पहला पॉइंट मैंने समझाया। चलो ये हो गया, पहला पॉइंट हो गया। अब आर्थो पैरा के बाद मेटा की बात कर ले, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की भी बात कर लिया जाए। जो लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं दोस्तों, सेकंड पोजीशन है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करते हैं दोस्तों। तो जब दोस्तों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करते हैं तो आइए उनको देखा जाए, लिखा जाए NH2 CN SO3H CHO COOH CONH2 एमाइन साइनाइड एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एमाइड और सल्फोनिक, इसका नाम सल्फोनिक है दोस्तों। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं दोस्तों। तो अभी हम आपको न्यूक्लियर हैलोजिनेशन की बात कर रहे थे। पहले तो सिंपल हैलोजन बनाए, फिर आर्थो पैरा पे कैसे जाएगा उसके बारे में बताया दोस्तों। जब हम लोग न्यूक्लियर हैलोजिनेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें मैंने कहा था कि जब FeCl3 AlCl3 यूज किया था तो हमने कहा था यह इलेक्ट्रोफिलिक है। यहाँ मैंने लिविस एसिड बताया था। तो अभी अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि FeCl3 AlCl3 कैसे इलेक्ट्रोफिलिक है, उसका मैकेनिज्म बताऊंगा और कैसे वह अटैक करता है और न्यूक्लियर हैलोजिनेशन बनता है, उसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।